हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2022-23 में जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसके ईवीएस के 6 क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। विद्यार्थियों, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। विद्यार्थियों, तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़के और लड़कियाँ, चलो हम सब एक खेल खेलें। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों की बात हो रही है, तो ये गलत है। विद्यार्थियों, तुम सभी ने अच्छा काम किया है, विद्यार्थियों में भी लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हो जाएंगे और ये भी गलत है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कों को संबोधित किया जा रहा है कि लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़के ही शोर मचाते हैं। तो अध्यापक का ये कथन लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लेड, सिलिकॉन, कॉपर या फिर सोडियम? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इन्हें फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर किसी एक जेंडर की बात नहीं की गई है, इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो जाएंगे। ये कथन गलत है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। ये कथन साइंस पर आधारित है, ये भी गलत है। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत सारे लड़के भी अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे मास्टर शेफ़ हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और लड़कियां भी उनसे खाना बनाना सीखती हैं। तो ऐसा कहना कि सिर्फ लड़कियां ही खाना अच्छा बनाती हैं, ये लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? तो फाख्ता जो है ये कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ये गलत है। दार्जिन चिड़िया जो है वो 2 पत्तों को अपनी चोंच से सिलकर घोंसला बनाती है, ये भी गलत है। शकरखोरा ये पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटक कर घोंसला बनाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बया। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? ततैया, दीमक, चींटियां, मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। देखिए, मधुमक्खी और चींटियां तो समूह में रहते हैं, लेकिन जो मकड़ी होती है ये समूह में नहीं रहती। चींटियां, मच्छर, मकड़ी। यहाँ पे भी चींटियां और मच्छर तो समूह में रहते हैं, लेकिन मकड़ी जो है वो समूह में नहीं रहती। मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो यहाँ पर घर में पाई जाने वाली मक्खी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ततैया, दीमक और चींटियां, ये तीनों ही समूह में रहने वाले कीट हैं। फूलों की पहचान कीजिए, केवल रात में ही खिलता है। रात की रानी, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। गुड़हल, रंगाई के काम में लाया जाता है। गेंदा, पूरे वर्ष भर खिलता है। गुलाब। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये सही है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। श्रमिक मक्खी केवल नर मक्खी होती है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रमिक मक्खी केवल नर मक्खी होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि श्रमिक मक्खियों के रूप में नर मक्खी की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? आलू, बैंगन, आम। तो देखिए, यहाँ पर आलू जो है ये जड़ है, बैंगन और आम ये दोनों फल हैं। केला, बैंगन, मूली। केला, बैंगन फल है और मूली जो है ये जड़ है। टमाटर, केला, अदरक। टमाटर, केला फल है और अदरक जो है ये जड़ है। केला, भिंडी, आलू। तो केला, भिंडी फल है और आलू जो है वो जड़ है। तो यहाँ पर सीटेट ने ऑप्शन ही गलत दिया था, तो इसमें सभी को समान अंक मिले थे।
भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बावड़ियों का जल पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बावड़ियों का जल पीने के योग्य नहीं होता। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये सही है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमें बताना था गलत कथन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम को जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर अरावली? तो अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम को जाते हुए कई सुरंगें गुजरती हैं। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पहाड़ियों में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, सही है। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वे 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही घूमते हैं। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर, राधिका 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर, सुरजीत 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और मारिया 6 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्यतः 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो यहाँ पर अमन, राधिका और मारिया तीनों में ही रक्ताल्पता एनीमिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमन, राधिका और मारिया। चिड़ियों की आंखों के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी चिड़ियों की अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि सभी चिड़ियों के नहीं, ज़्यादातर चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जब चिड़िया एकदम सामने की तरफ देखती हैं तो वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? संवेदनशील गलमुच्छे, जोर की गर्जना, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, सुनने का तेज अभ्यास। ऑप्शन बी करेक्ट है, जोर की गर्जना। संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, सुनने का तेज अभ्यास, ये तीनों ही उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद करते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क और भारत के राज्य दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। तो जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना हो सकता है, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ये भी हो सकता है, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, तो उनका मेन उद्देश्य होता है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि किस कौशल का विकास नहीं हो रहा है? प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या फिर श्रवण कौशल। तो देखिए जब आप बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले उसको ध्यान से सुनेंगे, श्रवण कौशल का विकास होगा।
रचनात्मक कौशल, उसके बाद वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे, तो रचनात्मक कौशल का भी विकास होगा। अवलोकन कौशल, उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन प्रदर्शन कौशल, तो यहाँ पर प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? सृजन, चयन, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सृजन और चयन दोनों ही समस्या समाधान के गुण हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं। तो अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कक्षा में जो बच्चे समझेंगे ही नहीं, तो ये तो गलत ही होगा। बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए या फिर प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाएं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखेंगे तो वो रुचि से सीखेंगे, तो उनका ध्यान तो उसमें जाएगा ही, और अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो अगर बच्चे रुचि से सीखेंगे तो अधिगम अर्थपूर्ण भी होगा। ये दोनों ही ऑप्शन इसी में समाहित हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। अवज्ञाकारी शिक्षार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। यहाँ पर न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अवज्ञाकारी शिक्षार्थियों को सजा देना ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी बच्चों को दंडित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का मेन उद्देश्य है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों के जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी सही हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। देखिए, अंतः विषयक का मतलब है कि जिसमें कई विषय शामिल हों, तो ये तो सही है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी सही है कि जिससे बच्चे आसानी से समझ पाएं। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है गलत कथन, तो ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस जो है वो सिर्फ जैव विविधता के अध्ययन से नहीं जुड़ा है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोज एवं लागू करना हो सकता है। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, ये गलत है। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, ये भी गलत है। उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोज एवं लागू करना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या फिर विद्यालयी शिक्षा। तो ऑप्शन बी सही है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा शामिल हैं। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं पाठ्यपुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर, संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर। तो
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक संवाद पर, डिस्कशन पर जोर डालते हैं। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। देखिए, उपाख्यानात्मक अभिलेख में बच्चों की ताकत और कमजोरियों का, उनकी रुचि और जिज्ञासा का संक्षिप्त रिकॉर्ड रखा जाता है। निर्णायक होना और समस्याओं पर केंद्रित होना, ये दोनों गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ समस्यागत क्षेत्र की पहचान नहीं की जाती, बच्चे किस क्षेत्र में अच्छे हैं और किस में वीक हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन्स या फिर पोस्टर। ऑप्शन ए करेक्ट है, अखबार। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि सरिता, क्योंकि सरिता बच्चों को खेल के मैदान में ले जा रही है और उनको विभिन्न प्रकार के खेल खिला रही है। तो देखिए, बच्चों को किसी खेल के बारे में पढ़ाने से अच्छा है कि उनको वो खेल खिलाया जाए, तो उसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम 29 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चेराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी को लेकर दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है चेराव नृत्य के बारे में। तो चेराव नृत्य जो है ये मिजोरम का नृत्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सही है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जो पेड़ रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें वैसे भी कम पानी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, ये भी सही है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, ये गलत है क्योंकि ये विशेषता रेगिस्तानी ओक की है। यह वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ये वृक्ष छायादार होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट है। तो सही विकल्प है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। पेंट, प्लास्टिक, रेयॉन, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, मोम, कोलतार, ग्रीस, केरोसिन, डीजल या फिर मीथेन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मोम, कोलतार, ग्रीस ये तीनों ही पेट्रोलियम उत्पादों के समूह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना या मिशन है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, जल शक्ति, नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति या फिर नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या फिर गंगा एक्शन प्लान। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत है। बादाम, मक्का, दूध गलत है। अंडे, दालें, मछली, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अंडे, दालें और मछली जो है ये तीनों ही प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बिहार और नागालैंड ये दोनों ही राज्य हैं। मिजोरम और झारखंड ये दोनों भी राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। देखिए, यहाँ पर बताना था कि एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी गलत है।
निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन कर्नाटक जो है ये अरब सागर के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये दोनों भी सही हैं, लेकिन गुजरात जो है ये भी अरब सागर के तट पर स्थित है। तमिलनाडु, ओडिशा, ये दोनों सही हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये भी अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं, वो हैं पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात भी जो है वो मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? निमोनिया, डेंगू, खसरा और मलेरिया। यहाँ ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, डेंगू और मलेरिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। किसी भी पारितंत्र में निहित है जीवित प्राणी, भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। ऑप्शन सी सही है, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक, कथक। तो देखिए कर्नाटक का कथक नहीं कथकली होता है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, लावनी। तो तमिलनाडु का लावनी नहीं भरतनाट्यम होता है, और लावनी जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। असम, बुइया। तो असम का जो है पारंपरिक नृत्य वो बागुरुम्बा होता है, और बुइया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर जलवाष्प। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख, मॉन्ट्रियल संलेख, पेरिस संधि या फिर दोहा संधि। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मॉन्ट्रियल संलेख। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और जो क्योटो संलेख है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। ये गलत है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण में बुद्धि भागफल ज्ञात नहीं किया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। ये सही है, क्योंकि जब शिक्षक को पता होगा कि विद्यार्थियों को सीखने में कहाँ परेशानी हो रही है, तभी वो उसका निदान कर पाएंगे। विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में। ये गलत है। नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी कितना धीरे या तेजी से सीख रहे हैं इसका आकलन नहीं किया जाता है। ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो सही विकल्प है ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में। ये सही है, क्योंकि ये टीचर्स को फीडबैक देने में मदद करता है कि उनके द्वारा जो शिक्षण किया जा रहा है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव है। शिक्षण में कमियों को पहचानने में ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण की कमियों को जानकर उनको दूर करना। मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बनाना निर्माणात्मक कौशल में शामिल नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ए, बी और डी तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप या फिर एपिडास्कोप। तो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का अर्थ होता है जो बिना किसी प्रोजेक्शन उपकरण के, बिना विद्युत के आसानी से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ट।
श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालिक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक रचनावाद को विशेष महत्व दिया गया है। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह कार्य से, कठपुतलियों के उपयोग से, भूमिका निभाने से, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किससे बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरा पृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल संचालित करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। यात्रा, आश्रय, कार्य और खेल या फिर पानी। यहाँ पर ईवीएस की 6 थीम की बात की गई है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आश्रय। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, प्रयोग, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार। ऑप्शन सी करेक्ट है, सर्वेक्षण और चर्चा। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, समावेशी अनुभव या फिर प्रासंगिक अनुभव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रासंगिक अनुभव। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? हदबंदी, भागीदारी, सहयोग या फिर नेतृत्व। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हदबंदी आयाम जो है वो सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? प्रयोग, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ईवीएस में से किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? प्रदर्शन, व्याख्यान, समूह चर्चा या फिर फिल्म शो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समूह चर्चा। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल, याद रखने का कौशल या फिर अवलोकन कौशल। ऑप्शन डी करेक्ट है, अवलोकन कौशल। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, विद्यालय आधारित आकलन, समूह चर्चा या फिर सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। ईवीएस विषय में सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, फील्ड ट्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यालय आधारित आकलन,
तो स्कूल में समय समय पर आकलन होते ही रहते हैं, तो शिक्षक इससे नहीं बच सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। आप हमेशा बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा सही उत्तर ही देंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम 9 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर की दिशाएं क्रमशः हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष मतलब कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्रमशः हैं। तो अगर दिल्ली यहाँ होगा तो लखनऊ जो है वो यहाँ होगा और राजस्थान जो है जयपुर वो यहाँ होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है सादा दाल का दमपुख्त स्टू, छोटे छोटे भरवा बैंगन से, ताजी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, आलू फूल गोभी तथा मटर की करी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यंजन भरली वांगी जो है वो छोटे छोटे भरवा बैंगन से बनता है। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, ये गलत है क्योंकि पंख जो है वो भोजन खाने में हेल्प नहीं करते, उन्हें गर्म रखते हैं, ये सही है। विभिन्न तरीकों से चलने में भी हेल्प नहीं करते, उन्हें जलसा बनाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ऑप्शन बी सही है, उनके एक आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची हैं। बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या फिर सूर्यमणि। ऑप्शन ए करेक्ट है, बछेंद्री पाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, ये सही है क्योंकि मणिपुर को जेवरों का देश भी कहते हैं। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, ये गलत है क्योंकि लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, ये भी सही है क्योंकि लोकटक ताल जो है वो मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यहाँ ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने को व अन्य लोगों को सहारा व भरण पोषण के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, अपने को व अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, ये गलत है क्योंकि हमेशा जो है नर हाथी नहीं रहते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं, ये भी गलत है। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, ये सही है क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं तथा अकेले रहते हैं। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी और डी करेक्ट है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं मिजो, लूसेई, कुकी, खासी, असमी, मेतेलॉन अंग्रेजी, माओ बंगाली। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, मिजो, लूसेई, कुकी मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये महंगे होते हैं, बनने में कई साल लगाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं या फिर प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
ऑप्शन बी करेक्ट है, बनने में कई साल लगाते हैं, इसीलिए इनको अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत होती है। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। ये गलत है। अपने को गर्म रखने के लिए, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी गलत है। सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, ये सही है। टेंट लगाने के लिए, तो सिलेंडर का उपयोग टेंट लगाने के लिए नहीं किया जाता, ये भी गलत है। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। इन तीनों के अतिरिक्त अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, कर्नाटक, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है? कथक, कालबेलिया, भवाई, तेरह ताली। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उसको भवाई कहते हैं। मधुबनी एक प्रसिद्ध झील है राजस्थान में, बिहार की शॉल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार का एक स्थान है। तो यहाँ ऑप्शन डी और ई सही है, क्योंकि मधुबनी बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है और बिहार का एक स्थान है। यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित हैं? उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना सही है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग शामिल है। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, ये गलत है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, ये भी सही है, क्योंकि जो शोभित है वो चित्र को ऑब्जर्व करके, चित्र को देखकर उसके आधार पर ये बातें कह रहा है। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए, सी और डी तीनों करेक्ट हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 की अपने विद्यार्थियों के समझ विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग, ये भी हो सकता है। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्र का उपयोग, ये भी हो सकता है। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर हम कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जब उनको हम ऋतुओं से संबंधित भोजन के बारे में और उसके बाद उनसे संबंधित वस्त्रों के बारे में, कि जैसे कि ठंडी में स्वेटर पहना जाता है, बरसात में रेन कोट पहना जाता है, इन सब के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा रुचि से और ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग, ऋतुओं के वीडियो का उपयोग और समाचार पत्रों का उपयोग, ये तीनों गलत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, सही है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है, ये गलत है। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, ये भी सही है, क्योंकि आकलन के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि बच्चों में सीखने में कहाँ परेशानी हो रही है, उसके आधार पर हम उसे दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है, ये भी सही है। तो यहाँ ए,
सी और डी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं, कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे इमारतों को सामने से देखेंगे, उसका भ्रमण करेंगे और फिर उस पर डिस्कस होगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे लेंस के द्वारा चींटी के पैरों को देखेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है। इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझाने में सहायता कीजिए। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह और वर्गीकरण। देखिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अध्यापक ने विद्यार्थियों को जो भोजन उत्पाद के पैकेट हैं उन्हें देखकर पहचानने को कहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कल्पना ये गलत है, पूर्वाग्रह ये भी गलत है और वर्गीकरण भी सही है, क्योंकि अध्यापक ने बच्चों को भोजन के पैकेट को शाकाहारी तथा मांसाहारी में वर्गीकृत करने के लिए कहा है। तो ऑप्शन ए और डी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्र का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, घर पर समाचार पत्र का पठन सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख किया जाए और उनको साझा भी किया जाए। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से ये अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष और वर्णन। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे विद्यार्थी अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि जॉन क्या बना रहा है। अवलोकन, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये भी सही है। निष्कर्ष, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये कौन सा जानवर है, ये भी सही है। तो यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट गलत हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी
सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है वो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा तीनों से मिलकर बना है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। इससे तो बच्चे और कंफ्यूज होंगे। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वही ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं जिसमें बच्चे एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? चौक एवं टॉक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना। तो देखिए, हमें पता है कि पर्यावरण अध्ययन में भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सी और डी करेक्ट हो जाएगा। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है वो समझाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारी मिठाइयों का नाम दूसरे नामों से नहीं जानते, लेकिन जब आप उनको उनकी स्थानीय भाषा में बताएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। अब हम 10 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसीलिए यहाँ के गांवों के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बनाए हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर आंध्र प्रदेश। देखिए, ये विशेषता जो है ये असम के घरों की है। वहाँ वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ के लोग अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाते हैं और ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव है कुंभ मेला, समक्का सारालम्मा जात्रा, खर्ची उत्सव या फिर गंगा जी मेला। ऑप्शन बी करेक्ट है, समक्का सारालम्मा जात्रा। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत सारे शहरों में मल जल अब भी मशीनों द्वारा साफ किए जाते हैं। मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। सबसे अच्छी सुविधा है निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ये एक सामाजिक चिंता का विषय है क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पोचमपल्ली नाम है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। पोचमपल्ली नाम है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये सही है। देखिए एनसीईआरटी में एक स्टोरी है वहीदा प्रिज्म पे, जिसमें इनके बारे में बताया गया है। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। ये भी करेक्ट है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। ये भी सही है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा ही देती हैं। ये कथन गलत है। तो यहाँ ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी या फिर कांथा। ऑप्शन ए करेक्ट है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला जरदोजी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? उपग्रह, रॉकेट, वायुयान या फिर उल्कापिंड। ऑप्शन बी करेक्ट है। रॉकेट का प्रयोग अंतरिक्ष में यात्रा के लिए किया जाता है। लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए। देखिए ये विशेषता गांवों की है, ये गलत हो जाएगा। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ये भी गलत है क्योंकि ज़्यादा शुद्ध वायु गांव में मिलती है। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हैं। ये गलत है कि कोई कुओं का प्रयोग करना नहीं चाहता है। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। सही है, लोगों को इसमें ज़्यादा सुविधा लगती है। पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट या कोल तार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ये भी सही है। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर बी, सी और डी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश या फिर गैंगटॉक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऋषिकेश। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसके सबसे उपयुक्त कारण है वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, एक्सप्रेसवे या फिर जल मार्ग। तो सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है वो एक्सप्रेस वे कहलाते हैं। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता है, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ तोता, फाख्ता, बतख या सुरखाब या फिर मोर। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये मोर है। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी या फिर कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी कछुए के कवच की शिल्पकारी है। विटामिन तथा खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है या फिर ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? देखिए अंतः अनुशासनिक का मतलब है कि जिसमें कई विषय शामिल हों। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। ये सही है। यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। तो सही है।
यह जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ये भी करेक्ट है। यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। ये गलत है। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। तो देखिए, ये विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है सभी प्रतियों एवं विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, या फिर ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो ऑप्शन डी सही है कि पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में सहायक होती। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। तो देखिए, जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन है वो पाठ तथा साल के अंत में नहीं होता है, वो निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ ये ऑप्शन ए गलत है। यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। तो आकलन जो है वो जो बच्चा सीख रहा है उसका होता है, ना कि जो सीख चुका है उसका। ये भी गलत है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध करता है। ये सही है। यह सीखे गए के बजाय सीखने का आकलन है। ये भी सही है कि बच्चा जो सीख रहा है उसका आकलन होता है। तो सी और डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में सीसीई का अर्थ है सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। देखिए, पर्यावरण का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बच्चों को परिभाषाएं रटवा दें और उसके बारे में विवरण दे दें, तो ये गलत हो जाएगा। मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये करेक्ट है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, ये भी करेक्ट है। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे पर्यावरण के समस्याओं को समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयास कर सकेंगे, उसके लिए कुशल हो जाएंगे। यहाँ पर बी, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? यहाँ पर बाधाओं के बारे में बताना है। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। देखिए, बच्चों को कभी भी रटाना नहीं चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा कि ये सीखने में बाधा है। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। यहाँ पे भी रटने पर ही जोर दिया जा रहा है। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है, तो ये गलत है क्योंकि ये बाधा नहीं है। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। ऑप्शन डी भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, या फिर समुदाय केंद्रित। ए और बी करेक्ट हो जाएगा कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यहाँ पर किस कौशल का विकास हो रहा है? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल, या फिर व्याख्या करने का कौशल। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अवलोकन कौशल।
जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग, प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता से संबंध। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उससे कहें कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। ये गलत है, ऐसे सीधे सीधे बताना नहीं है कुछ। उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। ये सही हो जाएगा क्योंकि जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, खुद से कुछ सोचेगा, खुद से कुछ करेगा, वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहें कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो देखिए, बच्चे को पता होता तो वो पूछता ही क्यों, ये भी गलत है। उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है, ये भी सही हो जाएगा। अगर बच्चों को कोई बात समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो शिक्षक उन्हें स्कैफोल्डिंग प्रदान कर सकते हैं, उनको हिंट देकर उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर बी और डी करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के पाठ बदलते मौसम में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनके साथ बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है इतिहास पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेखों पर या फिर मौखिक इतिहास पर। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मौखिक इतिहास पर, क्योंकि जो दादा दादी का बाल्यकाल है वो उनका पास्ट है और वो उससे ओरल बताएंगे, मौखिक रूप से बताएंगे, तो वो उनका मौखिक इतिहास है। नेक्स्ट है, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहती है, मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? मणि से कहें कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मणि से कहें कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। मणि से पूछें कि क्या उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है? मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे खुद से जांच करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पर, संप्रत्ययात्मक उपागम पर या फिर अनुभवात्मक अधिगम पर। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम पर, क्योंकि जब बच्चे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो वो अपने अनुभव के आधार पर सीखेंगे। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापक से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, वन्य जीव के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि किरण ने अध्यापक से पूछा कि वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी। वह अन्वेषण कर रही है, खोज कर रही है। अब हम 11 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। शर्करा को एल्कोहल में बदलने की, खमीर को एल्कोहल में बदलने की, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की या फिर खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, शर्करा को एल्कोहल में बदलने की। स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्री प्ले की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जब नियम होंगे तो वो फ्री प्ले कहाँ होगा। वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, ये भी गलत है।
विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं, ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, उनका जैसा मन करे जैसे चाहे वो खेल सकते हैं, किसी भी प्रकार का नियम ना हो। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम ताप। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरण हो सकता है, लेकिन नमी, ऐसे सूखे बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं। मध्यम ताप, अब बीजों के अंकुरण के लिए मध्यम ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रिज में रख दें या फिर उसको धूप में रख दें तो वो अंकुरित हो जाएगा। और वायु की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर शाख। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विसर्पी लता। विसर्पी लता वो होती है जो जमीन पर फैली रहती है, और कद्दू के पौधे भी आपने कभी देखा होगा तो वो जमीन पर ऐसे फैले होते हैं। उंगलियों से छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, जो लोग देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि इसी में आती है, जो छूकर एवं महसूस करके पढ़ी जाती है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग, मटकी, भगोरिया या फिर लावनी। लावनी जो है ये महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, मटकी और भगोरिया ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वांग। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को कटने से रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियाँ उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, गलत है। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि पशु जो होते हैं वो तो पौधों को खा जाते हैं, उनकी पेड़ पत्तियों को, तो आश्रय कहाँ प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, ये भी करेक्ट है, क्योंकि कुछ बीज खाए भी जाते हैं। तो यहाँ पर ए और डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, गलत है। फल परागण में सहायता करते हैं, ये भी गलत है। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मिजोरम और लक्षद्वीप। तो मिजोरम जो है वो राज्य है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, ये गलत है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य हैं। लद्दाख और पुदुचेरी। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि लद्दाख और पुदुचेरी दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर और नागालैंड। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और नागालैंड राज्य है। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी जिसका नाम है बनारसी, नवारी, कलमकारी या फिर जामदानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नवारी जो है वो महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, गलत है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अवलोकन, तुलना, अनुमान या फिर निर्णयन। तो अवलोकन ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि मधु जो है वो तुलसी और गुलाब दोनों को देखती है, उसको ऑब्जर्व करती है, उसका अवलोकन करती है।
तुलना भी सही है क्योंकि वो फिर देखने के बाद दोनों में तुलना करती है। अनुमान, यहाँ पर दोनों पौधे सामने हैं तो अनुमान लगाने की कोई बात नहीं है। निर्णयन, ऑप्शन डी भी गलत है, तो यहाँ ए और बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, प्रकृति की एक आभासी यात्रा कराना, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। यहाँ बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? समूह चर्चा, चलचित्र प्रदर्शन, भूमिका निर्वहन या फिर खेल? यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समूह चर्चा। इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि रेजी को ऐसा क्यों लगता है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। जब इस पर ग्रुप डिस्कशन होगा, जब इस पर चर्चा होगी, तो आप उसके सामने ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे उसकी इस धारणा को खत्म किया जा सके। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये गलत है क्योंकि किसी भी बच्चे की अवहेलना नहीं करनी है। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। ये भी गलत है क्योंकि किसी बच्चे को बेचारा नहीं बनाना है, सभी बच्चों से समानुभूति रखनी है, किसी से सहानुभूति नहीं रखनी है। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ये भी गलत है। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। अगर आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे, रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही हैं, रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब रूपल खुद से सूचना इकट्ठा करेगी और फिर उस तथ्य की जांच करेगी तो उसके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। ऐसे क्वेश्चन में वही ऑप्शन सही होते हैं जिसमें बच्चे एक्टिव होकर खुद से कुछ करते हैं और सीखते हैं। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। तो देखिए ये गलत है क्योंकि आप कक्षा 1 के बच्चों से ये नहीं कह सकते कि घर में पढ़ के आओ और घर से तैयार करके आओ। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। ये भी गलत है। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का, कॉन्क्रीट मटेरियल का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए कहेंगे।
तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग और उनके अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। ये गलत है कि पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय ही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं? संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करके सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब विद्यार्थी अपने दादा दादी को पत्र लिखेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए, ये भी करेक्ट है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में फील्ड ट्रिप सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं? बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, ये सही है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि इस अलग अलग जगह से अलग अलग माहौल से आए बच्चों के एक समान अनुभव नहीं होते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, बिल्कुल सही बात है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। तो बच्चे को सिर्फ रटाना नहीं है पक्षियों के नाम, ये गलत है। विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात हो रही है। स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थान की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे जाएंगे प्रकृति की सैर पर और सामने से पक्षियों के आवास स्थान को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए, ये तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? अवलोकन, तुलना, निर्णयन और कल्पना। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन। सबसे पहले वाणी ने आम के पेड़ को देखा, उसका अवलोकन किया। तुलना, उसके बाद उसने तुलना की आम के पेड़ की खुली छतरी से। निर्णयन, यहाँ निर्णयन गलत हो जाएगा, कल्पना, और उसने कल्पना की कि आम का पेड़ जो है वो खुली छतरी जैसा है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ए, बी और डी तीनों करेक्ट हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? विद्यार्थियों को विषय से हटने के लिए रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे, सही है। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, ये गलत है, कि विद्यार्थियों को कोई भी बात कहने से रोकना नहीं है, उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, ये भी सही है, क्योंकि जब बच्चे जल संरक्षण पर निबंध लिखेंगे तो वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। तो यहाँ ए, सी और डी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि, अवलोकन, खोज, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन, खोज, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। अब हम 12 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो हाथी होते हैं वो दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है। ये सही है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। ये भी सही है, क्योंकि हाथियों को जो है कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही घूमते हैं। तो यहाँ पर बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं थयम, मुडियेट्टू, वेलाकाली या फिर कलरीपयट्टू। ऑप्शन डी करेक्ट है, कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू जो है वो केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला है जो वहाँ पर व्यवहार्य रूप से प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? दूध और नमक। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूध में नमक जो है वो घुल जाएगा। नमक और चीनी, ये भी गलत है, क्योंकि नमक और चीनी दोनों कपड़े से नहीं छनेंगे। हल्दी पाउडर और तेल, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये भी गलत है। चाक पाउडर और रेत, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम चाक पाउडर और रेत को कपड़े से छानेंगे तो चाक पाउडर जो है वो नीचे झड़ जाएगा और रेत जो है वो कपड़े में रह जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है? डोसा, पुलाव, खीर। यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डोसा, पुलाव और खीर तीनों ही चावल से बनते हैं। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी। गलत है। एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। ये भी गलत है। उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी। ये भी गलत है, बंजर हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जो जमीन हो जाएगी वो बंजर हो जाएगी, उस खेत की उर्वरता जो है वो खत्म हो जाएगी। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना या फिर दृढ़ता। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कमल का फूल। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने या पीने की सलाह दी जाएगी? चुकंदर का रस तथा पालक, अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी तथा जेली, खीरा तथा टमाटर का सूप। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, चुकंदर का रस तथा पालक। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना। तो देखिए, फलों और सब्जियों को काटने के बाद नहीं, काटने के पहले धोना चाहिए। भोजन को अधिक देर तक पकाना, ये भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल तथा अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना, ये भी गलत है। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लौह तत्वों आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है आंवला, पालक, गुड़। आंवला, टमाटर, गुड़, पालक, बंद गोभी, टमाटर, आंवला, बंद गोभी, गुड़। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। तीनों में ही लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी सीटेट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है हाइबरनेशन, शीत श्वाप, स्टेड्यूलेशन, झंकारना, मोल्टिंग, झाड़ना या फिर शेलिंग, छिलना। ऑप्शन सी करेक्ट है। पक्षी जब अपने पंखों को झाड़ते हैं तो उसे मोल्टिंग या फिर झाड़ना कहते हैं। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी मिलता है। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जब रोजमर्रा के कामों के लिए पानी मिल रहा है तो ये जल की कमी नहीं होगी।
उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, तो जब पानी आ रहा है तो भी जल की कमी नहीं है। प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्राप्त पानी है अगर वो असुरक्षित है, दूषित है, पीने और खाना बनाने की योग्य नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ जल की कमी है। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है बार्ब, रेचिस, क्विल या फिर क्लेमस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग बार्ब कहलाता है। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण होंगे बुखार के साथ खांसी व जुखाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर फफोले तथा बुखार। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण ठंड लगना और बुखार होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, यात्रा के माध्यम का चयन, चर्चा के अवसर सृजित करना या फिर चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि चर्चा के अवसर सृजित करना। अगर आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले गए हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ पर डिस्कशन हो। अगर बच्चे किसी पेड़ को देख रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि बच्चे उस पेड़ के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, और जो नहीं जानते हैं फिर उसकी जानकारी बच्चों को देना। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना। देखिए सबसे पहले पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। तो ये भी गलत है कि विषय की पुनरावृत्ति पहले आ जा रहा है और वातावरण का सृजन बाद में, ये भी गलत है। एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाना, विद्यार्थी को समर्थन देना और फिर विषय की पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले वातावरण का सृजन करना, फिर योजना बनाना और फिर विद्यार्थी को समर्थन देना, उसके बाद पुनरावृत्ति। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थी इसके बारे में सोचेंगे। सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, इस पर डिस्कस होगा और फिर उसके आधार पर शिक्षक उनको सही जानकारी दे सकते हैं। तो सी और डी, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सहयोगी अधिगम उपागम है समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करती है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति नवाचार के लिए आवश्यक है। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है।
वह है प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम या फिर प्रायोगिक प्रक्रम। देखिए, जो विद्यार्थियों ने सीखा है उसका प्रयोग और अभ्यास करने के लिए परियोजना प्रक्रम, प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा प्रभावशाली है। नेक्स्ट है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक से बातचीत, पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ सी और डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात उपागम, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ज्ञात से अज्ञात उपागम, अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। देखिए, जो सीखना होता है वो हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। जो बच्चे जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर जो उन्हें नहीं आता है उसका ज्ञान उनको देना। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पेपर और पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण, परियोजना कार्य। तो देखिए, यहाँ पर समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन और परियोजना कार्य सही हो जाएगा। तो बी और डी करेक्ट है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ज्ञान के प्रदाता के रूप में, ज्ञान के दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में या फिर ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। शिक्षक को जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? उदाहरण सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या गलत है। बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न सही है। ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, ये भी सही हो जाएगा। प्रमुख संप्रतियों से संबंधित गतिविधियां एवं साधन, ये गलत है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी। साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं वृत्तांत अभिलेख, श्यामपट्ट, कार्यपत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वृत्तांत अभिलेख। अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन ए अवलोकन सही है, क्योंकि सबसे पहले अनाया ने चींटियों को ऑब्जर्व किया, उनका अवलोकन किया। भविष्यवाणी ये गलत है। अनुमान भी सही हो जाएगा। प्रयोग गलत है। निष्कर्ष, उसके बाद उसने अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं। तो ऑप्शन ई भी करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और ई तीनों करेक्ट हैं। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? परिमाणात्मक आकलन, निर्देशात्मक आकलन, वर्णनात्मक आकलन या फिर रचनात्मक आकलन। तो देखिए, विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है रचनात्मक आकलन। तो फ्रेंड्स, आज हमने ईवीएस के 6 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जो सीटेट 2022-23 में ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।